न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब दिल्ली में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, सरकार ने जारी किया नया नियम। मेरे नाम पर वो डॉक्टर बन गया और मैं यहाँ पुताई कर रहा हूँ। सेना से सम्मान पाने वाले IPS सुधीर चौधरी को ऑपरेशन सिंदूर में निभाई बड़ी भूमिका। अब खबरें विस्तार से। अब दिल्ली में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, सरकार ने जारी किया नया नियम। नहीं मानने पर कटेगा चालान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में मकान बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। दिल्ली में MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ये तीनों तभी बिल्डिंग प्लान को पास करेंगे जब कंस्ट्रक्शन साइट DPCC के डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल पोर्टल पर रजिस्टर होंगी। DPCC मतलब दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। DPCC ने 22 मई को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ का काम शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सिविक्स बॉडी यानी MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उसे खुद ही देखना होगा कि धूल को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। DPCC के पोर्टल पर कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जिनके हिसाब से उन्हें सेल्फ ऑडिट करना होगा, मतलब खुद ही जांच करनी होगी। हर 15 दिन में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी होगी। इतना ही नहीं, उन्हें 360 डिग्री पैन, टिल्ट और जूम वीडियो फेसिंग भी लगानी होगी। इसका मतलब है कि एक ऐसा कैमरा लगाना होगा जो चारों तरफ घूमकर वीडियो बना सके। साथ ही साइट पर कम कीमतें वाली पार्टिकुलेट मैटर सेंसर भी लगाने होंगे। ये सेंसर हवा में धूल की मात्रा को मापेंगे। मंत्री सिरसा ने कहा, इसका मतलब है कि डैशबोर्ड के जरिए उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि किस कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा धूल उड़ रही है या धूल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नोटिस भेजे जाएंगे। अगर कोई साइट नियमों का उल्लंघन करती है हुई पाई जाती है तो उसे AI अपने आप नोटिस भेज देगा। 3 नोटिस के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर चालान लगाया जाएगा। मंत्री सिरसा ने आगे कहा, इस समय में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में धूल का योगदान लगभग 33% है। हम जल्दी 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र में फैले निर्माण स्थलों के लिए भी इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी करेंगे। DPC ने कहा कि धूल प्रदूषण हवा को बहुत ज्यादा खराब करता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइटों पर धूल को रोकना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मेरे नाम पर वो डॉक्टर बन गया और मैं यहाँ पुताई कर रहा हूँ। ICU में इलाज करने वाला पेंटर आया सामने। MP के जबलपुर में फर्जी डॉक्टर का खुलासा। डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त की डिग्री पर जबलपुर स्थित सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। MBBS की पूरी पढ़ाई आरोपी डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त के नाम पर की है। साथ ही जबलपुर में अस्पताल खोल लिया और पेंटर का नाम डॉक्टर के रूप में दर्ज था। पेंटर बृजराज सिंह उइके अब सामने आया है और अपने दोस्त की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखी है। दरअसल अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई और उसके फर्जीवाड़े का भांडा फोड़ हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सत्येंद्र सिंह है, जो जबलपुर के मार्बल हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा था। हालांकि सत्येंद्र अपनी असल पहचान छिपाकर MBBS डॉक्टर बृजराज सिंह उइके के नाम से जाने जाते थे। इसकी असल वजह यह है कि आरोपी सत्येंद्र ने भले ही MBBS की पढ़ाई की हो, लेकिन उसके एडमिशन में लगी 10वीं 12वीं से लेकर जाति प्रमाण सब बृजराज सिंह उइके का है। भी सोच रहे होंगे कि सत्येंद्र और बृजराज का क्या चक्कर है। दरअसल सत्येंद्र सिंह निषाद और बृजराज सिंह उइके दोनों ने आपस में दोस्त हैं, जिन्होंने पढ़ाई 12वीं तक कटनी में की थी। अच्छे दोस्त होने के चलते उसने बृजराज की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट लेते हुए उसके नाम का इस्तेमाल किया और बन गया MBBS डॉक्टर। हालांकि फर्जीवाड़े इस डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी दौरान एक महिला के इलाज में लापरवाही हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज बेटे मनोज महावर ने उसकी शिकायत की तो पूरा मामला सामने आ गया। कटनी में रहने वाले बृजराज सिंह ने अपनी मार्कशीट देखते हुए बताया कि इसी मार्कशीट का उपयोग उसके दोस्त ने करते हुए MBBS की डिग्री ली है।
उसने मुझे मेरी मदद के बदले पैसे देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं किया। मेरी दोनों मार्कशीट, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स लिया था। वो जबलपुर में मेरे नाम से डॉक्टर बन गया और मैं कटनी में घर चलाने के लिए पुताई का काम करता हूँ। एमपी के जबलपुर में फर्जी डॉक्टर का खुलासा। डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त की डिग्री पर जबलपुर स्थित सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई आरोपी डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त के नाम पर की है। साथ ही जबलपुर में अस्पताल खोल लिया और पेंटर का नाम डॉक्टर के रूप में दर्ज था। पेंटर बृजराज सिंह उइके अब सामने आया है और अपने दोस्त की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखी है। दरअसल अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई और उसके फर्जीवाड़े का भांडा फोड़ हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सत्येंद्र सिंह है, जो जबलपुर के मार्बल हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा था। हालांकि सत्येंद्र अपनी असल पहचान छिपाकर एमबीबीएस डॉक्टर बृजराज सिंह उइके के नाम से जाने जाते थे। इसकी असल वजह यह है कि आरोपी सत्येंद्र ने भले ही एमबीबीएस की पढ़ाई की हो, लेकिन उसके एडमिशन में लगी 10वीं 12वीं से लेकर जाति प्रमाण सब बृजराज सिंह उइके का है। भी सोच रहे होंगे कि सत्येंद्र और बृजराज का क्या चक्कर है। दरअसल सत्येंद्र सिंह निषाद और बृजराज सिंह उइके दोनों ने आपस में दोस्त हैं, जिन्होंने पढ़ाई 12वीं तक कटनी में की थी। अच्छे दोस्त होने के चलते उसने बृजराज की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट लेते हुए उसके नाम का इस्तेमाल किया और बन गया एमबीबीएस डॉक्टर। हालांकि फर्जीवाड़े इस डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी दौरान एक महिला के इलाज में लापरवाही हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज बेटे मनोज महावर ने उसकी शिकायत की तो पूरा मामला सामने आ गया। कटनी में रहने वाले बृजराज सिंह ने अपनी मार्कशीट देखते हुए बताया कि इसी मार्कशीट का उपयोग उसके दोस्त ने करते हुए एमबीबीएस की डिग्री ली है। उसने मुझे मेरी मदद के बदले पैसे देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं किया। मेरी दोनों मार्कशीट, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स लिया था। वो जबलपुर में मेरे नाम से डॉक्टर बन गया और मैं कटनी में घर चलाने के लिए पुताई का काम करता हूँ। एमपी के जबलपुर में फर्जी डॉक्टर का खुलासा। डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त की डिग्री पर जबलपुर स्थित सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई आरोपी डॉक्टर ने अपने पेंटर दोस्त के नाम पर की है। साथ ही जबलपुर में अस्पताल खोल लिया और पेंटर का नाम डॉक्टर के रूप में दर्ज था। पेंटर बृजराज सिंह उइके अब सामने आया है और अपने दोस्त की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखी है। दरअसल अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई और उसके फर्जीवाड़े का भांडा फोड़ हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सत्येंद्र सिंह है, जो जबलपुर के मार्बल हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा था। हालांकि सत्येंद्र अपनी असल पहचान छिपाकर एमबीबीएस डॉक्टर बृजराज सिंह उइके के नाम से जाने जाते थे। इसकी असल वजह यह है कि आरोपी सत्येंद्र ने भले ही एमबीबीएस की पढ़ाई की हो, लेकिन उसके एडमिशन में लगी 10वीं 12वीं से लेकर जाति प्रमाण सब बृजराज सिंह उइके का है। भी सोच रहे होंगे कि सत्येंद्र और बृजराज का क्या चक्कर है। दरअसल सत्येंद्र सिंह निषाद और बृजराज सिंह उइके दोनों ने आपस में दोस्त हैं, जिन्होंने पढ़ाई 12वीं तक कटनी में की थी। अच्छे दोस्त होने के चलते उसने बृजराज की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट लेते हुए उसके नाम का इस्तेमाल किया और बन गया एमबीबीएस डॉक्टर। हालांकि फर्जीवाड़े इस डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी दौरान एक महिला के इलाज में लापरवाही हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज बेटे मनोज महावर ने उसकी शिकायत की तो पूरा मामला सामने आ गया। कटनी में रहने वाले बृजराज सिंह ने अपनी मार्कशीट देखते हुए बताया कि इसी मार्कशीट का उपयोग उसके दोस्त ने करते हुए एमबीबीएस की डिग्री ली है। उसने मुझे मेरी मदद के बदले पैसे देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं किया। मेरी दोनों मार्कशीट, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स लिया था। वो जबलपुर में मेरे नाम से डॉक्टर बन गया और मैं कटनी में घर चलाने के लिए पुताई का काम करता हूँ। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सेना से सम्मान पाने वाले आईपीएस सुधीर चौधरी को ऑपरेशन सिंदूर में निभाई बड़ी भूमिका। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने पराक्रम का लोहा दुनिया में मनवाया है। वहीं अब इस ऑपरेशन की सफलता के बाद स्थानीय स्तर पर सेना की मदद करने वालों का आर्मी आभार जता रही है। इसी क्रम में आर्मी ने जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी का इस अभियान में सेना का साथ निभाने और उनकी अच्छी कार्यशैली को लेकर सम्मानित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए
जनरल द्विवेदी ने एसपी सुधीर चौधरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्हें ये सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कुशल नेतृत्व दिखाया। बता दें कि सुधीर चौधरी 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी है और 16 फरवरी 2024 से बतौर जैसलमेर एसपी तैनात है। आईपीएस सुधीर चौधरी राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने यूपीएससी को परीक्षा में 185वीं रैंक हासिल की थी। उनके पिता लक्ष्मण राम कृषि विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। सुधीर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री माधोपुर से हुई। उन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक की डिग्री हासिल की है, लेकिन उनका सपना पुलिस सेवा में जाने का था। 2012 में उनका चयन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हुआ। इसके अगले साल ही उनका चयन भारतीय वन सेवा के लिए भी हो गया। इसी तरह आगे भी उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और 2014 में वे भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए। वे 2015 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय पुलिस अकादमी में टेनिस में गोल्ड मेडल भी जीता है। उल्लेखनीय है कि नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में लंबे समय से बंद आसाराम बापू के केस में भी आईपीएस सुधीर चौधरी की खास भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भिजवाया। यह आईपीएस सुधीर चौधरी की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने कन्हैयालाल के हत्यारों को देश छोड़िए प्रदेश से बाहर नहीं जाने दिया। वही आरोपियों के पाकिस्तान से कनेक्शन के भी सबूत पेश किए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी डिस्क से भी सम्मानित किया था। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रंप ने पहले एनएसए को हटाया, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में करने जा रहे बड़ा फेरबदल। कर्मचारियों की संख्या में होंगी भारी कटौती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल की योजना बनाई है। इसके तहत एनएससी को छोटा किया जाएगा, जिससे कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने और कई सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल एजेंसी में वापस भेजने की योजना है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस फेरबदल से एनएससी में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस महीने की शुरुआत में माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटाया गया था। वॉल्ट्ज को हटाए जाने के बाद से विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। एनएसएस के अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवासीय कार्यालय व्हाइट हाउस की एक शाखा है, जिसका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। एक अधिकारी के अनुसार एनएससी में लगभग 395 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 180 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को निकाले जाने की योजना है, उनमें से लगभग 90 से 95 लोग अन्य सरकारी एजेंसी से आए नीति या विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं और यदि ये चाहे तो उन्हें अपनी मूल एजेंसी में वापस लौटने का अवसर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कई राजनीतिक नियुक्तियों को भी प्रशासन में अन्यत्र पद दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की है कि फेरबदल की प्रक्रिया जारी है। अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंडी बेकर और नीति संबंधी मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक रॉबर्ट ग्रेबियल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल की योजना बनाई है। इसके तहत एनएससी को छोटा किया जाएगा, जिससे कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने और कई सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल एजेंसी में वापस भेजने की योजना है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस फेरबदल से एनएससी में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस महीने की शुरुआत में माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटाया गया था। वॉल्ट्ज को हटाए जाने के बाद से विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। एनएसएस के अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवासीय कार्यालय व्हाइट हाउस
की एक शाखा है जिसका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। एक अधिकारी के अनुसार एनएससी में लगभग 395 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 180 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को निकाले जाने की योजना है उनमें से लगभग 90 से 95 लोग अन्य सरकारी एजेंसी से आए नीति या विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं और यदि ये चाहे तो उन्हें अपनी मूल एजेंसी में वापस लौटने का अवसर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कई राजनीतिक नियुक्तियों को भी प्रशासन में अन्यत्र पद दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की है कि फेरबदल की प्रक्रिया जारी है। अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंडी बेकर और नीति संबंधी मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक रॉबर्ट ग्रेबियल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल की योजना बनाई है। इसके तहत एनएससी को छोटा किया जाएगा, जिससे कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने और कई सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल एजेंसी में वापस भेजने की योजना है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस फेरबदल से एनएससी में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस महीने की शुरुआत में माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटाया गया था। वॉल्ट्ज को हटाए जाने के बाद से विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। एनएससी के अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की एक शाखा है जिसका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। एक अधिकारी के अनुसार एनएससी में लगभग 395 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 180 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को निकाले जाने की योजना है उनमें से लगभग 90 से 95 लोग अन्य सरकारी एजेंसी से आए नीति या विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं और यदि ये चाहे तो उन्हें अपनी मूल एजेंसी में वापस लौटने का अवसर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कई राजनीतिक नियुक्तियों को भी प्रशासन में अन्यत्र पद दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की है कि फेरबदल की प्रक्रिया जारी है। अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंडी बेकर और नीति संबंधी मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक रॉबर्ट ग्रेबियल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेहरे पर पेशाब, रेप के बाद वायरस का इंजेक्शन। जाने कर्नाटक के विवादित बीजेपी विधायक मुनिरत्ना नायडू कौन? बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी एमएलए एन मुनिरत्ना पर एक गंभीर आरोप लगा है। राम राजेश्वरी नगर के विधायक मुनिरत्ना पर गैंगरेप का आरोप लगा है। एक 40 वर्षीय महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार वह बीजेपी की कार्यकर्ता है। आरएमसी यार्ड पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया है। महिला बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती है। एफआईआर में एमएलए मुनिरत्ना के अलावा उनके सहयोगी वसंत चन्नाकेशवा, कमल और एक अज्ञात व्यक्ति को भी सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2013 में मुनिरत्ना ने उस पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उसे जेल भिजवा दिया था। पीड़िता का कहना है कि एमएलए ने उसे झूठे केस में फंसाया था। पीड़िता ने दावा किया कि जेल से रिहा होने के बाद एमएलए ने फिर से उसे निशाना बनाया। उन्होंने अपने साथियों से उस पर हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप लगवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे फिर से जेल जाना पड़ा। उसे 1 महीने के भीतर जमानत मिल गई और वह रिहा हो गई। पीड़िता के अनुसार 11 जून 2023 को शाम करीब 7 बजे दूसरा और चौथा आरोपी उसके घर आए। उन्होंने वादा किया कि अगर वह मुनिरत्ना के कार्यालय में उनके साथ जाएंगी तो उसके खिलाफ लंबित मामले वापस लिए जाएंगे। आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर एमएलए के ऑफिस ले जाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना के कार्यालय के उसके साथ यौन
उत्पीड़न किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना के कार्यालय में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। एफआईआर में लिखा है कि एमएलए ने पहले, दूसरे और तीसरे आरोपी से उसका बलात्कार करवाया। बाद में मुनिरत्ना ने उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे एक पदार्थ इंजेक्ट किया, यह कहते हुए कि वह जीवन भर पीड़ित रहेंगी। पुलिस ने एफआईआर में इस बात को दर्ज किया है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि एमएलए ने उसे घटना के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया और अपने सहयोगी को उसे वापस घर छोड़ने का निर्देश दिया। एमएलए ने उसे धमकी भी दी। अब बढ़ते अगली खबर की। सीरिया की आतंकवादी सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप की पहली मेहरबानी, अमेरिका ने खतरनाक प्रतिबंध हटाया। अमेरिका की विदेश नीति में हर वो काम शामिल होता है जिसे करने से वो दूसरों को मना करता है, जैसा कि उसने सीरिया में किया है। जिस शख्स को पकड़ने पर पेंटागन ने करोड़ों डॉलर इनाम की घोषणा कर रखी थी, जिस शख्स को अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकवादी करार दिया था, उस शख्स को आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप हैंडसम मैन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने सीरिया पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। ये युद्ध से तबाह हुए सीरिया के साथ फिर से जुड़ने की दिशा में अमेरिका का पहला कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अचानक घोषणा की थी कि सीरिया में एक दशक से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध के बाद अब उसके पुनर्निर्माण में मदद की जाएगी। पिछले दिनों सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के आतंकवादी राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ अल-जोलानी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कई लोगों और संस्थाओं को राहत देने की घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग अमेरिका का वित्त मंत्रालय है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जनरल लाइसेंस 25 जारी किया है। इस लाइसेंस सीरिया के अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका के लेन देन के रास्ते खोलता है। अंतरिम सरकार मतलब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए बनी सरकार। इस सरकार के मुखिया राष्ट्रपति अहमद अल-शरा है। इस लाइसेंस के जरिए सीरिया के सेंट्रल बैंक और सरकारी कंपनियों के साथ भी कारोबार किया जा सकता है। सीरिया सालों से रूस और ईरान के खेमे में था। वहां की सत्ता क्रूर तानाशाह नेता बशर अल असद के हाथों में थी, जिनके ऊपर सीरिया में गृह युद्ध की आग जलाने और हजारों लोगों के लिए मौत का रास्ता खोलने का इल्जाम है। बशर अल असद को हटाकर पिछले साल अबू जोलानी ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अल जोलानी से मुलाकात की थी और उसे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने को कहा था। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से सीरिया में आर्थिक सुधार का रास्ता खुलता है। ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि GL25 राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट रणनीति के मुताबिक नए निवेश और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका की विदेश नीति में हर वो काम शामिल होता है जिसे करने से वो दूसरों को मना करता है, जैसा कि उसने सीरिया में किया है। जिस शख्स को पकड़ने पर पेंटागन ने करोड़ों डॉलर इनाम की घोषणा कर रखी थी, जिस शख्स को अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकवादी करार दिया था, उस शख्स को आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप हैंडसम मैन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने सीरिया पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। ये युद्ध से तबाह हुए सीरिया के साथ फिर से जुड़ने की दिशा में अमेरिका का पहला कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अचानक घोषणा की थी कि सीरिया में एक दशक से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध के बाद अब उसके पुनर्निर्माण में मदद की जाएगी। पिछले दिनों सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के आतंकवादी राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ अल-जोलानी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कई लोगों और संस्थाओं को राहत देने की घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग अमेरिका का वित्त मंत्रालय है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जनरल लाइसेंस 25 जारी किया है। इस लाइसेंस सीरिया के अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका के लेन देन के रास्ते खोलता है। अंतरिम सरकार मतलब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए बनी सरकार। इस सरकार के मुखिया राष्ट्रपति अहमद अल-शरा है। इस लाइसेंस के जरिए सीरिया के सेंट्रल बैंक और सरकारी कंपनियों के साथ भी कारोबार किया जा सकता है। सीरिया सालों से रूस और ईरान के खेमे में था। वहां की सत्ता क्रूर तानाशाह नेता बशर अल असद के हाथों में थी, जिनके ऊपर सीरिया में गृह युद्ध की आग जलाने और हजारों
लोगों के लिए मौत का रास्ता खोलने का इल्जाम है। बशर अल असद को हटाकर पिछले साल अबू जोलानी ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अल जोलानी से मुलाकात की थी और उसे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने को कहा था। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से सीरिया में आर्थिक सुधार का रास्ता खुलता है। ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि G25 राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट रणनीति के मुताबिक नए निवेश और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका की विदेश नीति में हर वो काम शामिल होता है जिसे करने से वो दूसरों को मना करता है, जैसा कि उसने सीरिया में किया है। जिस शख्स को पकड़ने पर पेंटागन ने करोड़ों डॉलर इनाम की घोषणा कर रखी थी, जिस शख्स को अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकवादी करार दिया था, उस शख्स को आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप हैंडसम मैन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने सीरिया पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। ये युद्ध से तबाह हुए सीरिया के साथ फिर से जुड़ने की दिशा में अमेरिका का पहला कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अचानक घोषणा की थी कि सीरिया में एक दशक से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध के बाद अब उसके पुनर्निर्माण में मदद की जाएगी। पिछले दिनों सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के आतंकवादी राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ अल जोलानी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कई लोगों और संस्थाओं को राहत देने की घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग अमेरिका का वित्त मंत्रालय है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जनरल लाइसेंस 25 जारी किया है। इस लाइसेंस सीरिया के अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका के लेन देन के रास्ते खोलता है। अंतरिम सरकार मतलब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए बनी सरकार। इस सरकार के मुखिया राष्ट्रपति अहमद अल-शरा है। इस लाइसेंस के जरिए सीरिया के सेंट्रल बैंक और सरकारी कंपनियों के साथ भी कारोबार किया जा सकता है। सीरिया सालों से रूस और ईरान के खेमे में था। वहां की सत्ता क्रूर तानाशाह नेता बशर अल असद के हाथों में थी, जिनके ऊपर सीरिया में गृह युद्ध की आग जलाने और हजारों लोगों के लिए मौत का रास्ता खोलने का इल्जाम है। बशर अल असद को हटाकर पिछले साल अबू जोलानी ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अल जोलानी से मुलाकात की थी और उसे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने को कहा था। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से सीरिया में आर्थिक सुधार का रास्ता खुलता है। ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि G25 राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट रणनीति के मुताबिक नए निवेश और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तेलंगाना सीएम का OSD बनकर ठगी का खेल। हैदराबाद पुलिस ने यूं पकड़ा पूर्व क्रिकेटर और रणजी प्लेयर का फ्रॉड। साइबर क्राइम पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के नरसपेटा गांव और मंडल से हुई है। आरोप है कि यह शख्स खुद को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बताता था। पुलिस ने इस मामले में CR नंबर 900-225 दर्ज किया है। इसमें IT एक्ट की धारा 66C और 66D लगाई गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 भी लगाई गई है। ये कार्रवाई हैदराबाद की साइबर क्राइम यूनिट ने की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक फर्जी ईमेल ID बनाई थी। इस ईमेल ID का इस्तेमाल करके उसने कई व्यापारियों को फर्जी ईमेल भेजे। उसने खुद को तेलंगाना के मुख्यमंत्री का निजी सचिव और OSD बताया। पता चला है कि यह आदमी तेलंगाना में 13 और आंध्र प्रदेश में 16 मामलों में शामिल है। आरोपी का नाम बुद्दुमुरु नागराजू है। वह 32 साल का है और पहले आंध्र के लिए क्रिकेट खेलता था। उसके पिता का नाम स्वर्गीय बी अप्पाला स्वामी है। वह लक्ष्मीनगर नरसन्नपेटा गांव में श्रीकुलम जिले आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें तेलंगाना के CM के OSD से शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि किसी ने फर्जी मेल ID और WhatsApp कॉल के जरिए उनकी पहचान चुराई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन की गोद में बैठे बांग्लादेश का निकलेगा तेल, महंगा पड़ेगा भारत के साथ ट्रेड और पॉलिटिक्स का खेल। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत विरोधी कामों में लगी है।
इस काम में उसे चीन का खूब साथ मिल रहा है। चीन के प्रभाव में आकर यूनुस ऐसे काम करने में लगे हैं जो उनके देश के लिए आत्मघाती हो सकते हैं। बांग्लादेश लगातार भारतीय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा है। पिछले हफ्ते भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसे उपाय किए हैं जिससे बांग्लादेश का करीब 42 एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने राजनीति और व्यापार को मिलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सवाल यह है कि इस विवाद से भारत और बांग्लादेश में से किसे ज्यादा नुकसान होगा। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन फिलहाल वहां ऐसी सरकार है जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है और कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। मजबूरन हाल में भारत को बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार ने बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के जरिए आयात को नियंत्रित करने का ऐलान किया। इस फैसले से बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर से अधिक के आयात पर असर पड़ेगा। यह बांग्लादेश से होने वाले कुल आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश अब केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही रेडीमेड कपड़े भेज सकता है। हालांकि इस फैसले से बांग्लादेश से भारत को होने वाले कपड़ों के निर्यात पर कई तरह से असर पड़ेगा। भारत में कपड़ों का जो आयात होता है उसका बड़ा हिस्सा जमीन के रास्ते से आता है। पेट्रोल बॉर्डर से ही 76% माल आता है। कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाई है। इसकी वजह यह है कि वहां उत्पादन का खर्च कम है, वहां मजदूरी कम है और बिजली पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही बांग्लादेश को कम विकसित देश होने का फायदा भी मिलता है, जिससे उसे टैक्स में छूट मिलती है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर्स बदलना आसान नहीं है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर बदलना आसान नहीं है। बांग्लादेश से माल मंगाने में उन्हें बहुत फायदा होता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत विरोधी कामों में लगी है। इस काम में उसे चीन का खूब साथ मिल रहा है। चीन के प्रभाव में आकर यूनुस ऐसे काम करने में लगे हैं जो उनके देश के लिए आत्मघाती हो सकते हैं। बांग्लादेश लगातार भारतीय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा है। पिछले हफ्ते भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसे उपाय किए हैं जिससे बांग्लादेश का करीब 42 एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने राजनीति और व्यापार को मिलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सवाल यह है कि इस विवाद से भारत और बांग्लादेश में से किसे ज्यादा नुकसान होगा। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन फिलहाल वहां ऐसी सरकार है जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है और कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। मजबूरन हाल में भारत को बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार ने बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के जरिए आयात को नियंत्रित करने का ऐलान किया। इस फैसले से बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर से अधिक के आयात पर असर पड़ेगा। यह बांग्लादेश से होने वाले कुल आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश अब केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही रेडीमेड कपड़े भेज सकता है। हालांकि इस फैसले से बांग्लादेश से भारत को होने वाले कपड़ों के निर्यात पर कई तरह से असर पड़ेगा। भारत में कपड़ों का जो आयात होता है उसका बड़ा हिस्सा जमीन के रास्ते से आता है। पेट्रोल बॉर्डर से ही 76% माल आता है। कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाई है। इसकी वजह यह है कि वहां उत्पादन का खर्च कम है, वहां मजदूरी कम है और बिजली पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही बांग्लादेश को कम विकसित देश होने का फायदा भी मिलता है, जिससे उसे टैक्स में छूट मिलती है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर्स बदलना आसान नहीं है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर बदलना आसान नहीं है। बांग्लादेश से माल मंगाने में उन्हें बहुत फायदा होता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत विरोधी कामों में लगी है। इस काम में उसे चीन का खूब साथ मिल रहा है। चीन के प्रभाव में आकर यूनुस ऐसे काम करने में लगे हैं जो उनके देश के लिए आत्मघाती हो सकते हैं। बांग्लादेश लगातार भारतीय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा है। पिछले हफ्ते भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसे उपाय किए हैं जिससे बांग्लादेश का करीब 42 एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने राजनीति और व्यापार को मिलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सवाल यह है कि इस विवाद से भारत और बांग्लादेश में से किसे ज्यादा नुकसान होगा। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी,
लेकिन फिलहाल वहां ऐसी सरकार है जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है और कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। मजबूरन हाल में भारत को बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार ने बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के जरिए आयात को नियंत्रित करने का ऐलान किया। इस फैसले से बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर से अधिक के आयात पर असर पड़ेगा। यह बांग्लादेश से होने वाले कुल आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश अब केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही रेडीमेड कपड़े भेज सकता है। हालांकि इस फैसले से बांग्लादेश से भारत को होने वाले कपड़ों के निर्यात पर कई तरह से असर पड़ेगा। भारत में कपड़ों का जो आयात होता है उसका बड़ा हिस्सा जमीन के रास्ते से आता है। पेट्रोल बॉर्डर से ही 76% माल आता है। कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाई है। इसकी वजह यह है कि वहां उत्पादन का खर्च कम है, वहां मजदूरी कम है और बिजली पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही बांग्लादेश को कम विकसित देश होने का फायदा भी मिलता है, जिससे उसे टैक्स में छूट मिलती है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर्स बदलना आसान नहीं है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर बदलना आसान नहीं है। बांग्लादेश से माल मंगाने में उन्हें बहुत फायदा होता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आ गया मानसून, 8 दिन पहले ही पहुंचा केरल। 16 साल में पहली बार हुआ ऐसा। मानसून ने दस्तक दे दी है। 8 दिन पहले ही केरल पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते वहां जबरदस्त बारिश हो रही है। वैसे मानसून की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार पूरे 8 दिन पहले ही मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। बता दें कि 16 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मानसून इतनी जल्दी आ रहा है। इस मानसून से समय से इतने पहले आकर सबको चौंका दिया है। मौसम विभाग ने पहले 27 मई के आसपास मानसून के केरल में पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन मानसून 3 दिन और पहले आ गया। पुरानी लिस्ट से पता चलता है कि मानसून कुछ सालों में जल्दी आया है। इसके अलावा 2015, 2016 और 2019 में देरी से आया है। देश भर में खरीफ फसल चक्र और जल भंडारण स्तरों पर सीधे प्रभाव के कारण मौसम वैज्ञानिक, किसान और नीति निर्माता इन बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच